अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर कहानी। वाक़या एक आशिक जिन का डरावनी कहानी। ये सुनने के बाद मुझे डरना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में ज़रा भी डर नहीं पैदा हुआ, बल्कि मैं हंसते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाने के बाद मुझे याद आया कि मुलाजमा क्या कह रही थी, और जब मेरे जहन में वो बातें घूमी तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे यकदम से कमरे में खौफ महसूस हुआ। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फ़ोन आया। मुझे उसने अपना नाम नूर ज़ेब बताया और मेरे एक पुराने जानने वाले का हवाला दिया और कहा कि एक मसला के सिलसिले में आपसे मिलना है। क्योंकि हवाले वाले दोस्त का पहले ही फ़ोन आ चुका था कि उनका मसला हल करना है, इसलिए मैंने उन्हें अगले दिन का वक़्त दे दिया। अगले दिन मुकर्ररा वक़्त पर वो अपनी वालदा के साथ मेरे सामने थी। मेरी तवक्का के बरअक्स वो पर्दा में थी। हालांकि जो कुछ उसके बारे में दोस्त ने बताया था, नक्शा कुछ और ही बनता था। खैर, मैंने कहा हाँ जी, मसला बयान करें। तो उसने कहा, मसला चूँकि बहुत पुराना है तो मैं चाहती हूँ कि तफसील से बयान करूँ, और मैं भी चूँकि फ़ारिग ही था तो कहा है कि ठीक है। तो उसने कहा कि ये कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे और काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का सा हुलिया हमारे घर में, भाई बहन माँ बाप सब ही आज़ाद थे और हर कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था जो कि किसी जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और जंग के नवाह में उनकी ज़िम्मेदारी थी। जब वो वापस जाने लगा डिग्री मुकम्मल के बाद, तो उसने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी। खैर, कोई 1.5 साल बाद मेरी वालदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थी और हमें सालों हो गए थे उनसे मिले हुए, उनका फ़ोन आया कि उनका चल चलाओ करीब है और वो वालदा से मिलना चाहती हैं। पता नहीं वालदा के दिल में भी कहाँ से बहन की मोहब्बत जाग उठी और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। अचानक मेरे जहन में अपनी पाकिस्तानी दोस्त और उसकी दावत आ गई और मैंने वालदा से कहा कि मैं भी पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, वहाँ कुछ दोस्तों से भी मिल लूँगी। खैर, हम दोनों पाकिस्तान आ गए। लाहौर के अपनी खाला के घर क़याम किया। घर क्या, बस 2-3 कमरों का मकान था। मैंने तो एक रात बहुत मुश्किल से वहाँ गुजारा। वैसे भी मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी तो थी नहीं उनसे, सो अगले दिन मैंने होटल में कमरा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई और अपने दोस्त को कॉल किया और उसे बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैरतज़दा हुआ कि तुम कैसे आ गई, तुम तो पाकिस्तान के नाम से भी भागती थी। मैंने कहा कि तुमने दावत दी थी तो आ गई, अब अगर कहते हो तो वापस चली जाती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ जाता हूँ। मैंने होटल का नाम बताया। उसने कहा कि वो शाम तक आ जाएगा मुझे लेने। जून जुलाई के दिन थे, गर्मी इंतहा की थी, इसलिए मैंने सारा दिन कमरे में गुजारा। शाम में वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने वालदा को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम उसके गांव आ गए जो कि झांग के करीब वाक़या था। वैसे तो उनकी रिहाइश लाहौर में भी थी, मगर मैंने झांग जाने को तरजीह दी। रात गए हम उसके गांव पहुँचे जहाँ उनका घर था। घर क्या, एक आलीशान हवेली थी। दरवाजे पे उसकी वालदा और बहनें खड़ी थीं। सलाम दुआ के बाद मुझे अंदर ले जाया गया, जहां फ्रेश होने के बाद खाने के कमरे में खाना खाया गया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी,
کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لگژری کا بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں ہی تھوڑی واک کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ چونکہ نیند ابھی کچی تھی اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں کہ دروازے کھڑکیاں سب چیک کیا مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا۔ مجھے اب پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ دیکھنے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑے کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر، میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس کی ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسل مندی کا شکار تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ ابھی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا کہ باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حویلی کی پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو کہ بس تھوڑے ہی پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا اس کا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا کہ وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا کہ جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا اور پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر، 2 ملازموں سے پوچھ کر اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں، ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گے، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پہ جائیں گے یا مائی پیر کے دربار پر۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈز کیوں؟
तो दोस्त ने बताया कि हम ज़िम्मेदारों की दुश्मनियां होती हैं, इसलिए गार्ड्स रखते हैं। वहाँ से उनके फील्ड पर पहुँचे। काफ़ी रकबा था उनका। उनकी काश्तकारी के नज़दीक नहर गुज़रती थी, जिस पर उन्होंने दरख्त लगाकर बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था। इस दौरान भी मुझे लगा कि इन सब के अलावा भी मेरे साथ कोई है, जिनकी सांसें बाज़ दफ़ा मैं अपने कानों के करीब महसूस करती। खैर, नहर पर बैठकर हमने बहुत सी बातें की, लंदन की, यहाँ की। इसी दौरान बातों का रुख जिन्नात की तरफ मुड़ गया। तो दोस्त ने बताया कि उनकी हवेली में भी कहते हैं कि जिन्नात हैं, मगर आज तक उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, मगर उनको महसूस कई लोगों ने किया है। मैंने कहा कि वो किसी ख़ास जगह पर हैं या फिर पूरी हवेली में फिरते हैं। तो उसने बताया कि हवेली में कई जगह पर उनकी मौजूदगी महसूस की है। मेरा दिल किया कि बता दूं कि रात मेरे साथ क्या हुआ, मगर फिर जैसे ये बात मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई और हम दूसरी बातें करने लगे। दोपहर के वक़्त हम वापस आए, खाना खाया और आराम करने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। रास्ते में मैंने सुबह वाली मुलाजमा को देखा, तो मैंने कहा कि सुबह मैंने तुम्हें सिर्फ चाय का कहा था, मगर तुमने तो जूस और फ्रूट भी साथ रख दिया था। बाग में टेबल पर जो उसने कहा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि मैं तो बाग में गई थी, मगर आप वहाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि शायद वापस कमरे में चली गई होगी। तो मैं कमरे में चाय लेकर चली गई। आपके गुस्ल खाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं चाय रखकर वापस आ गई। ये सुनने के बाद मुझे डरना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर ज़रा भी पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं हंसते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में के जाने के बाद मुझे याद आया कि मुलाजमा क्या कह रही थी, और जब मेरे जहन में वो बातें वापस घूमी तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे यकदम से कमरे में खौफ महसूस होने लगा, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने बचपन के बाद पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो कुछ भी टूटा फूटा कुरानी आयात याद थी, दिल में पढ़ना शुरू कर दी। डर तो कुछ कम हुआ, मगर देखे जाने का एहसास लगातार महसूस हो रहा था। मैं फ्रेश होने के बाद कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल गई और दिल में फ़ैसला कर लिया कि अपने दोस्त को इसके बारे में बता दूंगी और आज इस कमरे में नहीं सोऊंगी। मगर मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरा फ़ैसला पहले ही लिख चुकी है। बाहर सब जमा थे, क्योंकि मज़ार शरीफ सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह पर जाने का प्रोग्राम था। जैसे ही मैं सब के पास पहुंची, कमरे वाली बात मेरे जहन से यूं गायब हो गई, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। हम दो गाड़ियों में मज़ार शरीफ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बार बार मुझे किसी के साथ का एहसास होता रहा, मगर मैं चाह कर भी किसी को उसके बारे में नहीं बता सकी। जब भी इरादा किया कि बताऊं, मेरा जहन बिल्कुल साफ हो जाता। मज़ार शरीफ पर जब हम पहुंचे तो इतना रश नहीं था आवाम का। मज़ार शरीफ के सामने मौजूद वज़ू खाने से सब ने वज़ू किए। मैं जैसे ही वज़ू करके नीचे उतरी, एक फ़कीरनी जिसके बाल मिट्टी में अटे हुए थे यकदम मेरे सामने आ गई। फ़कीरनी का हुलिया देखकर मैं डर के पीछे हुई और वज़ू खाने की सीढ़ियों पर गिर गई। फ़कीरनी मेरी तरफ देखती रही और फिर बोली, ऐसी चीज़ों को साथ लेकर अल्लाह वालों के पास नहीं आते। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। तो उसने कहा कि यो कम वक्त जो तेरे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, उतार इसे। मैंने कहा, मुझे तो कोई नहीं देख रहा। उसने कहा, झूठ बोलती है तू जानती है कि वो से तेरे साथ है, मगर उसने तेरी ज़ुबान बांध दी है, तू बोल नहीं सकती।
जा, चली जा वापस यहाँ से, जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, जान छुड़वा इससे, वरना ये सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा। मैंने कहा कि कैसे जान छुड़ाऊं? तो उसने कहा, जा ढूंढ, अब तेरी ज़िंदगी तलाश में ही गुजरेगी। इसी दौरान मुझे दोस्त की बहन ने आवाज़ दी कि वहाँ क्यों बैठी हो, आ जाओ। जब मैंने वापस फकीरनी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं घबरा गई और भागकर सबके साथ मिल गई। दोस्त की बहन ने पूछा, अब वहाँ क्यों बैठ गई थी? हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा कि मुझे उस फकीरनी ने रोक लिया था। उन्होंने कहा कि कौन सी फकीरनी? आप तो अकेली बैठी थी वहाँ। ये सुनकर मैं और परेशान हो गई। खैर, अंदर गए। मज़ार की दुआ की जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। गड़गड़ा कर दुआ मांगी कि अब कोई गुनाह नहीं करूँगी, बस इससे जान छुड़वा दो, क्योंकि अब मैं हकीकतन परेशान हो गई थी। वहाँ से वापसी पे हम माई पीर के दरबार पे आए। वहाँ भी मुझे वो फ़कीरनी नज़र आई, और जब मैंने अपने दोस्त को कहा कि वो देखो वो फ़कीरनी, तो उसको वो नज़र ना आई। उसने कहा कि तुम्हें वहम हो रहा है। पता नहीं कैसे मेरी ज़बान खुल गई और मैंने सारी तफसील अपने दोस्त को बता दी। सारी तफसील सुनने के बाद वो भी परेशान हो गया और मुझे कहा कि कल को मैं तुम्हें करीब ही मौजूद किसी बुज़ुर्ग के पास ले जाऊंगा। आज रात तुम छोटी बहन के साथ सो जाना। मैंने कहा ठीक है। रात में उसकी छोटी बहन के साथ सोई। देखे जाने का एहसास तो रहा, मगर उससे ज़्यादा कुछ ना हुआ और रात गुजर गई। सुबह नाश्ते के बाद मैंने दोस्त से कहा कि चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो उसने कहा कि चलो। हम उसके गांव के साथ वाक़या एक दूसरे गांव में पहुँचे। मेरे ख्याल में वहाँ उसने पहले ही इतला कर दी होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की मौजूदगी के बावजूद हमें पहले अंदर जाने दिया गया, या कोई और वजह रही होगी। अंदर एक बुज़ुर्ग, कोई 50 साल के करीब उम्र होगी, सफ़ेद काली दाढ़ी, लंबे बाल, बैठा हुआ था। सलाम दुआ के बाद मैंने सारा हाल जल्दी जल्दी बयान कर दिया, जिसके बाद उस बुज़ुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ते जाते मेरे सर और कंधों पर वज़न बढ़ता जाता। अचानक कोई चीज़ मुझसे अलग होकर दीवार में समा गई और दीवार पर एक साया नज़र आने लगा, मगर मुझे लग रहा था कि वह बहुत गज़बनाक है इस वक्त। बुज़ुर्ग ने उसको कहा, क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो? साए से आवाज़ आई, मैं इसको पसंद करता हूँ। तुम जितना इल्म रखते हो उससे ज़्यादा इल्म मेरे पास है। मेरे रास्ते में मत आना, वरना ये जो तुमने समांग रचाया हुआ है 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें नंगा करके सारे गांव के सामने खड़ा कर दूंगा, और जो जो तुम इस गांव की औरतों के साथ कर चुके हो सबको बता दूंगा। इतना सुनना था कि वह बुज़ुर्ग घबरा गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। मेरे दोस्त ने जब ये सुना तो उसने कहा, बुज़ुर्ग को गिरेबान से पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ मारे, मगर मैंने कहा कि छोड़ो, चलो हम चलते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, साई ने कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जाओ जहां मर्जी चली जाओ। हर हफ्ते के 2 दिन मेरे होंगे, मैं आया करूंगा। खूब सज संवर के रहा करो मेरे लिए। मेरा खौफ से बुरा हाल था, मैं बेहोश होने के करीब थी। मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ा और बाहर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में बैठते ही मैंने दोस्त से कहा, मुझे लाहौर मेरी वालदा के पास छोड़ आओ। दोस्त भी परेशान हो गया था। उसने भी पूछा कि इस वक्त यही बेहतर है कि मुझे मेरी वालदा के पास छोड़ आए। खैर, घर से कपड़ों का बैग लिया और लाहौर की तरफ निकल पड़े। मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ हैं। माँ आखिर माँ होती है। मेरे लहजे से ही वो समझ गई कि मैं परेशान हूँ। वालदा ने बताया कि वो वहाँ ही हैं, अपनी बहन के घर। मैंने दोस्त को एड्रेस बताया और उसने मुझे मतलूबा जगह ड्रॉप कर दिया। मैंने अपनी वालदा को सब कुछ बताया और उन्होंने अपनी बहन को सब परेशान हो गए। खाला कोई सास ने बताया कि यहाँ करीब ही एक बंदा है जो काला इल्म करता है, मगर जिन्नात को काबू करने का दावा करता है।